हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और मस्त होंगे। तो मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, आज है हमारा सबसे लास्ट लेसन। ओके, लेसन नंबर 10, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने इससे पहले जो भी जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। उसके ही कुछ बेसिक रिलेटेड ही हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है। इसमें ऐसे आप लोगों के बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो वो मतलब पहले के जो चैप्टर्स थे वो आप लोगों को कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले देखते हैं हमारा मीनिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया मतलब हमें सोच के क्या पता चलता है कि हमारी कुछ तो हमारी इंडिया है, उसकी जो इकोनॉमिक है उसके लिए कुछ तो प्लानिंग होगी। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ तो हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए होंगे, कुछ पॉलिसीज बनाई होगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक जो है वो और बेहतर तरीके से डेवलप हो पाए। इसके बारे में ही हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज द टाइम बॉन्ड। ठीक है, अब हमें सुनने से क्या पता चलता है कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये टाइम बॉन्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। ठीक है, जैसे कि 2001 से 2002, 2002 से 2003, ऐसे कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के लिए है। इसके लिए कुछ एक बाउंड्रीज बनाई गई है, कुछ दायरे बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रोग्राम इज सर्टेन ऑब्जेक्टिव, मतलब इस जो प्रोग्राम है इसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा, कुछ तो मकसद रहा होगा इस कॉन्सेप्ट को मतलब हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको करने के पीछे। उसका मकसद क्या होगा, हमारी सोसाइटी को डेवलप करना, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर करना, जहाँ जो स्टेट या कंट्रीज डेवलप नहीं हुई है उसको और अच्छी तरीके से डेवलप करना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। अब अपने मन से डेवलप हो जाएगा क्या? लैंड नहीं रहेगा, लेबर नहीं रहेगा, एंटरप्रेन्योर नहीं रहेगा तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है उससे हम हमारी जो ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या, जहां पे जो मकसद है उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। ओके, रिसोर्स बाय प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, प्लानिंग अथॉरिटी मतलब कुछ प्लानिंग एक्सपर्ट्स होंगे जो इस चीजों को स्टडी करते हुए एक टाइम बॉन्ड बनाते हुए उनका एक मकसद होगा कि इस जगह पे ये पहुंचाना है। ये अवेलेबल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स है उसके अवेलेबल के तौर पे जैसे वो उसको और बेहतर तरीके से डेवलप कर पाए, इस पे वो वर्क करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ओके, सिंपल, कोई भी पूछेगा व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग इज टाइम बाउंड कॉन्सेप्ट टू अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ओके, टू अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्स प्लानिंग अथॉरिटी। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मतलब क्या? प्लानिंग अथॉरिटी मतलब हमने पीछे ही देखा। अब हमें ये, अगर हम ये आंसर लिखेंगे ना, इससे पहले हमें ये डेफिनेशन लिखना होगा और एग्जाम में 5 या 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन एकदम आराम से बन सकता है, पक्का पक्का। ठीक है, तो आप लोगों को स्टार्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग से, उसके बाद आना है फीचर्स पे। तो हमारा फीचर्स पहला है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। हमारी जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है उन्होंने कुछ तो सोचा होगा हमारे इकोनॉमिक के बारे में और उसके ऊपर उन्होंने काम किया होगा। अब ऐसे ही नहीं, उसको स्टडी किए होंगे, उसके बारे में जानकारी निकाला होगा, उसके बाद ही कुछ प्लानिंग या कुछ इम्प्लीमेंट किए होंगे। सेकेंड, सर्वे। अब सर्वे मतलब क्या? अभी मुझे पता है, अब मैं क्या करूंगी, एक स्टेट का सर्वे करूंगी। ओके, मुझे पता चलेगा यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत है, इस स्टेट में हॉस्पिटल बहुत है। ठीक है, इधर पे हॉस्पिटल ही यही है। हाँ प्लीज, मेरा ड्राइंग ज्यादा अच्छा है नहीं, बट काम चलाओ आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे पीने का पानी बहुत है। ठीक है, वाटर बहुत है।
और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत है, फिर से मैं जाके यहाँ पे हॉस्पिटल ही बनाऊं क्या, और बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, 5 बनाऊं, यहाँ पे हॉस्पिटल हॉस्पिटल भर दूं, चलेगा नहीं। पर हॉस्पिटल की जरूरत कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जब इस चीजों को स्टडी करूंगी, मुझे यहाँ पे पता चलेगा यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत ज्यादा, यहाँ से उठा के मुझे यहाँ पे डालना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे पानी बहुत है, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, मुझे यहाँ से उठा के यहाँ डालना है। जब मैं इन इन चीजों का सर्वे करूंगी तभी मैं इन चीजों को सर्कुलेट कर पाऊंगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तभी मैं क्या कर पाऊंगी, सर्कुलेट कर पाऊंगी एक जगह से दूसरे जगह पे। ये है क्या हमारा सर्वे। ऑब्जेक्टिव, मकसद, उसका मकसद क्या। अब एक बात बताओ, बहुत डॉक्टर है, हाँ एक जगह पे बहुत डॉक्टर है, मैंने सर्वे भी कर लिया, वहां पे बहुत डॉक्टर है, फिर भी मैं वहां पे डॉक्टर भेज रही हूँ, कोई मकसद हुआ नहीं। पर जहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है पर वहां पे डॉक्टर की जरूरत है, वहां तक उसको पहुंचाना। ओके, प्योरिटी एंड टारगेट, ठीक है। प्योरिटी ऑफ टारगेट, इसका मतलब क्या होता है। अब एक बात बताओ, एक जगह है वहां पे नीड नहीं है किसी भी चीज की, ठीक है, फिर भी मैं उधर जाके कुछ भी डालते जा रही हूँ। अभी डॉक्टर की जरूरत नहीं है वहां पे, डॉक्टर का एग्जांपल ले लेते। अभी यहाँ पे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जाके डॉक्टर दे रही हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। वहां पे जिस चीज की जरूरत है वो वहां पे देना है, जिस चीज का सबसे ज्यादा टारगेट है वो उधर पे देना है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब क्या, इसको एलोकेट करना, ठीक है, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना, मोबिलाइज करना। ओके, प्लान पीरियड कितने, 5 ईयर प्लान्स। उसके बाद का इवैल्यूएशन, मतलब ये साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है और 5 साल बाद कितना प्रोडक्शन हुआ है। अगर प्रोडक्शन कम हुआ है तो मैं उसमें और क्या क्या डेवलप करके उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ, इसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस, 5 ईयर प्लान्स, ये क्या है, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या। अब एक बात बताओ, इकोनॉमिक प्लानिंग ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। ओके, आज प्रोडक्शन बहुत हुआ है, ठीक है, अब कुछ टाइम पता चलेगा एग्रीकल्चर बहुत हुआ है, कुछ टाइम पता चलेगा मैन्युफैक्चरर बहुत हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें की वजह से हमारी जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। पहला क्या है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेकंड क्या है, सर्वे। थर्ड क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद। प्योरिटीज ऑफ एंड टारगेट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, प्लानिंग कितना, 5 ईयर के बाद इवैल्यूएशन, नई नई चीजों को लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, अगर प्रोडक्शन कम हुई है तो उसको और बेहतर तरीके से कैसे हम लोग उसको डेवलप कर पाए। कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझा हो। देखते आगे। अब आगे क्या है, 12th 5 ईयर प्लान। ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान है जो हम पढ़ने वाले हैं, और ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये 12th 5 ईयर प्लान विद टारगेट आया, 8 मार्क्स के लिए आने का चांसेस बहुत और बहुत ज्यादा है। और अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो आप लोगों को 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 17 आ सकता है। 12, 13, 14, 15, 16, 12 से 13, 13 से 14, 15 से 16, हाँ ठीक है। इसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कवर पीरियड, कितना पीरियड, 12 से लेके 2012 से लेके 2017 तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल मतलब क्या, कंटिन्यूसली ग्रोथ। अभी एक ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ऐसा ग्राफ है, ये क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ये क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ है। पर अगर ये ऐसा होके ये ऐसा हो जाए फिर ऐसा ग्रो हो, ऐसा हो, ये सस्टेनेबल ग्रोथ है क्या, नहीं, ठीक है। ऐसी चीजों
ये हमारा जो है ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब होता है कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। टू डेवलप इंडिया, इंडिया को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसीज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर। अगर हमें हमारी इंडिया को डेवलप करना है तो इन इन चीजों को डेवलप करना तो मस्ट है ना। पहले एग्रीकल्चर डेवलप होगा तभी तो इंडिया डेवलप होगी। एजुकेशन को और बेहतर करने के लिए, अब एक बात बताओ, एग्रीकल्चर है उसको हम लोग अच्छी फर्टिलाइजर देंगे, अच्छा मेडिसिन देंगे, अच्छा वाटर देंगे तो वो क्या होगा, और डेवलप हो पाएगा। एजुकेशन, अगर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देंगे तो भी बच्चे लोग ज्यादा पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या, हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा और हमारे सोशल वेलफेयर को भी डेवलप करना पड़ेगा। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, टू डेवलप इंडिया एंड मैन्युफैक्चरर सेक्टर। हाँ, हमारी जो 12 ईयर प्लान था इसके मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, ठीक है, ताकि हमारे इंडिया का डेवलप हो पाए और मैन्युफैक्चरर सेक्टर, हम मैन्युफैक्चरर सेक्टर्स को भी और बेहतर तरीके से डेवलप कर पाए, ठीक है। ये था क्या, ये क्या था हमारा 5 ईयर प्लान 2012 to 17। इसमें क्या क्या कवर किया, ये कवर किया 2012 से 2017 तक का। इसका ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या था, सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब क्या, कंटिन्यूसली ग्रोथ करना। किस किस सेक्टर्स में, टू डेवलप इंडिया, इंडिया को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल वेलफेयर में, और क्या क्रिएट करना, क्रिएट करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल था। क्या था, एम्प्लॉयमेंट, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलप इंडिया फॉर मैन्युफैक्चरर सेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या, द टारगेट ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे इकोनॉमिक का क्या क्या ग्रोथ था। ग्रोथ रेट इज 8% टू बी अचीव। हमारे देश की जो ग्रोथ रेट थी उसको क्या करना था, 8% तक क्या करना था, अचीव करना था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज, एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था, 4.0%, ठीक है। क्या करना था, कंप्लीट करना था। मैन्युफैक्चरर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इज 10% कैन अचीव। जो इंडियन जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थी और जो मैन्युफैक्चरर सेक्टर्स थी उसके लिए क्या, कितना हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना था, 10% उसको ग्रोथ करना था। उसके बाद क्या है, एवरी स्टेट मस्ट हायर ग्रोथ रेट, हर स्टेट में ग्रोथ रेट क्या था, बढ़ाना था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जैसे जैसे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप लोग पोज करके रिकॉल करिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सब चीजें याद रहे, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा बट मैं आप लोगों को शॉर्ट वे में पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट, ग्रोथ रेट में क्या है, 8% ऑफ ग्रोथ रेट बढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है, एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो 4.0% है और मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना है, 10% है। और एवरी स्टेट, हर स्टेट को बोला गया है कि ग्रोथ रेट को बढ़ाओ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब प्रोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, टू रिड्यूस प्रोवर्टी रेट 10%, क्या करना है, रिड्यूस करना है, कितने परसेंट से, 10% से। और क्या करना है, 50 मिलियन वर्कर अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉन फार्मिंग सेक्टर, जो नॉन फार्मिंग सेक्टर्स है वहां पे क्या करना है, 50 मिलियन वर्कर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ये क्या था, 5 ईयर प्लान के टारगेट थे, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, एजुकेशन, एजुकेशन को क्या करना था, एजुकेशन जो स्कूलिंग स्टूडेंट थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड करना था। कब, 7 साल से लेके 14 साल तक के जो बच्चे थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या करना था, एजुकेशन प्रोवाइड करना था। कब, जब ये 12th प्लान आया था। उसके बाद क्या, टू हायर एजुकेशन ट्रांसफॉर्म स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलपमेंट थी वो भी करना बहुत जरूरी था। अब पता चला कि उसके पास डिग्री तो हाँ कि हाँ मैंने डिग्री किया, जरूरी है, बट अगर डिग्री किया तो है
बट अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो क्या ही फायदा है। पर अगर नॉलेज रहेगा और डिग्री ना भी रही तो भी हम लोग काम चला सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या, एलिमिनेट्स जेंडर, मतलब क्या, गर्ल्स एंड बॉयज को अलग अलग एलिमिनेट नहीं करना है कि गर्ल्स लोग ये काम नहीं कर सकती, बॉयज लोग ये नहीं कर सकते, गर्ल्स लोग पढ़ नहीं सकती, बॉयज लोग नहीं, बॉयज लोग को तो कभी कुछ किस चीज के लिए मना होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, जहाँ पे ऐसी बैकवर्ड सेक्टर्स अभी भी है या बैकवर्ड कंट्री अभी भी है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, ठीक है, वहां पे भी जाके क्या करना था, उसको डेवलप करना था। उसके बाद क्या, हेल्थ सेक्टर। अब हेल्थ में क्या आया, जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट थी उसको कितना क्या करना था, 2.11% से 2.1% से बढ़ाना था। कितने परसेंट से, 2.1% से। उसके बाद क्या, जो अंडर न्यूट्रिशन चिल्ड्रेन थे, मतलब जो भी बच्चे ऐसे थे जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही थी, उसको क्या करना था, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था, जो कि जीरो मतलब पैदा होने मतलब जीरो ही बोलेंगे ना, 0 to 3 इयर्स के बच्चे थे, उनको भी अच्छी हेल्थ एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को सुन के हमें क्या याद आता है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रोड, वाटर, एयर या ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज, वो कैसे डेवलप हो पाएगी। इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंक्रीज 9% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करेंगे तो कितने परसेंट से करेंगे, 9% से। टू कनेक्ट विलेज विथ ऑल रोड्स, मतलब क्या, जहां पे रोड की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विलेज से सिटीज के बीच में जो रोड का जो कनेक्टिविटी है वो मुझे और बेहतर करना पड़ेगा। ये कब था ये प्लान लागू, 12th ईयर प्लान में लागू हुआ था। उसके बाद क्या, इंक्रीज रूरल टेलीविजन टेलीफोन, और जो टेलीविजन और टेलीफोन थी उसको क्या करना था, इंक्रीज करना था, कितने परसेंट से, 70% से उसको बढ़ाना था। ये क्या था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी टू कवर्ड ग्रीननेस एंड 1 मिलियन एवरी ड्यूरिंग। जब 12th ईयर का प्लान आया तब क्या बोला गया, जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके लिए भी तो सोचना पड़ेगा। सबके बारे में तो सोच लिया, किस किस के बारे में सोचा, पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचा, फिर पॉवर्टी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में भी सोच लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सोच लिया, पर इन्वायरमेंट के बारे में कौन सोचेगा, उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने सोचा। और गवर्नमेंट ने बोला कि जब ये प्लान आई, 12th ईयर प्लान जब लागू हुआ तब क्या बोला गया, हर साल 1 मिलियन से ज्यादा जो ग्रीननेस है वो फैलाई जाएगी। उसके बाद क्या, सर्विस एंड डिलीवरी, ठीक है, 90% इंक्रीज बैंकिंग सेक्टर, मतलब सर्विस ऑफ डिलीवरी मतलब क्या, जो ऐसी कमर्शियल सेक्टर्स है उनके बीच में जो कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। तो जो हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है उसको ग्रोथ करना है, उसको बढ़ाना है। जो बैंकिंग सेक्टर है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी, तभी तो लोग उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तभी तो हम कहीं ना कहीं अपने बैंक को डेवलप कर पाएंगे ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 90% से हमें बैंकिंग सेक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। टू मेजर सस्टेनेबल वेलफेयर रिलेटेड टू डायरेक्ट कैश ट्रांसफर अकाउंट, मतलब जब आधार कार्ड, जब ऐसे सब्सिडरीज थी जो लोगों को प्रोवाइड होती थी, जैसे गैस की सब्सिडीज प्रोवाइड होती है, अभी कुछ तो कोरोना में आया था ना, लोगों को 500-500 रुपया अकाउंट में जाते थे। ऐसे सब क्यों पॉसिबल हो पा रहे, चाहते तो अगर नेता वगैरह लोग को इतना पैसा देते तो वो लोग तो खाते ही है, हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है। पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया हमारे लिए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सबके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करने का सिस्टम डालूं। तो लोगों के लिए वो क्या किए, आधार कार्ड लाए, उसको क्या किए, अपने बैंक से लिंक करने के लिए कहा, ताकि लोगों तक उनका जो पैसा है वो अच्छे तरीके से पहुंच पाए, और बैंकिंग सेक्टर्स को इस तरीके से क्या किया, डेवलप किया। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये जो 7 टारगेट्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पहला क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों जरूरी है, ताकि हम हमारे इकोनॉमी को, हम हमारी कंट्रीज को डेवलप कर पाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी ग्रोथ रेट को 8% से बढ़ाना पड़ेगा।
उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को 4.0% से बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर सेक्टर को 10% से बढ़ाना पड़ेगा और हर स्टेट को ग्रोथ हायर ग्रोथ रेट के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, प्रोवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या, मेरी जो प्रोवर्टी रेट है उसको 10% से रिड्यूस करना पड़ेगा और मुझे लोगों के लिए जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है, जो लोग काम नहीं कर रहे, उन लोग के लिए भी मुझे काम ढूंढना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, 50 मिलियन वर्कर को अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, वो लोग को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा। उसके बाद क्या, एजुकेशन सेक्टर में क्या, छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए अच्छी अच्छी एजुकेशन, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज आए ताकि वो अच्छे से अपने स्किल्स को डेवलप कर पाए और जो जेंडर के बीच में लेके जो एलिमिनेशन थी उसको भी हटाया गया। उसके बाद क्या, हेल्थ के बारे में क्या बताया गया, जो रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1। उसके बाद क्या, जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे थे, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए ताकि रोड एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छी हो पाए और क्या था रे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए, ग्रॉस जीडीपी रेट भी डेवलप हो पाए, कितने परसेंट से, 9% से, और टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब जो सेक्टर्स हैं वो भी अच्छे से डेवलप हो ताकि हमारी कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप हो और हमारे कंट्रीज को जो डेवलप करने का इकोनॉमिक प्लान था उसका ये टारगेट था। उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचा और हमारे सर्विस ऑफ डिलीवरी के बारे में भी सोचा ताकि हमारी जो भी वेलफेयर है या जो भी वेलफेयर है वो डायरेक्ट एक दूसरे के अकाउंट में हो पाए और हमारे बैंकिंग सेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप कर पाया। ये था हमारा टारगेट ऑफ 5 ईयर प्लान। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया है बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फीचर्स या तो ये टारगेट ऑफ 5 ईयर प्लान, ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन 99% आएंगे ही, तो प्लीज़ आप लोग को मैंने ये जो पढ़ाया है बार बार मैंने रिकॉल किया है हर चीज़ को, तो आप लोग भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ सीखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो फटाफट से जाके लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।